तो देखिए कल जो है हम नाइट्रिक अम्ल के बनाने की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन हमने किया था। आज हम इसके और नाइट्रिक अम्ल के बनाने की औद्योगिक निर्माण का अध्ययन करेंगे। और औद्योगिक निर्माण का अध्ययन दो विधियों द्वारा किया जाता है। तो जिसमें पहली विधि है, ये नाम दिया गया वर्कलैंड आयड विधि। तो वर्कलैंड आयड विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है, जरा अध्ययन करेंगे। देखिए वर्कलैंड आयड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किया जाता है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग करने की क्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा दिया गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में यह क्रिया ऊष्मा शोषी होती है। 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। इसलिए लासाते लिए नियम अनुसार इस क्रिया को कराने के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होगी। और ऐसा बताया गया सभी क्रिया के लिए जो ताप होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो अब हम क्या कहेंगे, अति उच्च ताप पर वायु की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। बैलेंस करना है, N2 है 2NO हो गया। और यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। और यह NO2 जल को अवशोषित करके, ये हमने जल ले लिया, इसको अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है HNO3 और साथ में एक दूसरा अम्ल बन जाता है HNO2, नाइट्रस अम्ल बन जाता है। यह जो नाइट्रस अम्ल बनता है ये अस्थायी होता है, शीघ्रता से अपघटित हो जाता नाइट्रिक अम्ल में NO और प्लस के H2O। अब हमें बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, H कितने हैं 2 और 1 3 तो 3HNO2 कर दिया, N 2 हैं तो 2NO कर दिया, बाकी बैलेंस है 3 दूनी 6 3 और 2 5 1 6 हो गया। तो ये इसका उस वर्कलैंड आयड विधि का जो है वो ये सिद्धांत है। तो क्या काम है, अति उच्च ताप पर वायु की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है और यह क्रिया ऊष्मा शोषी है। तो ऊष्मा शोषी होने के कारण लासाते लिए नियम कहता कि क्रिया को कराने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होगी। फिर NO वायु की ऑक्सीजन द्वारा NO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है और NO2 जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल का विलयन बन जाता है। अब हम इसके लिए चित्र बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, इस विधि के अंतर्गत ब्लोअर की सहायता से, जो पंखे हैं इस ब्लोअर की, यहाँ ये ब्लोअर बनाया गया है, इसकी सहायता से CO2 नमी व धूल के कणों से रहित वायु को, धूल के कणों से रहित वायु भेजते हैं। क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और धूल के कणों से रहित वायु को, चूँकि वायु नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो CO2 नमी और धूल के कणों से रहित शुष्क वायु को ब्लोअर की सहायता से हम विद्युत आर्क भट्टी में भेजेंगे। यहाँ पर हम विद्युत आर्क भट्टी बना लेते हैं, विद्युत आर्क भट्टी में भेजते हैं। इस विद्युत आर्क भट्टी में क्या होता है कि जल शीतित कापर इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये जल शीतित कापर इलेक्ट्रोड हम यहाँ से बना लेते हैं, इनके मध्य जो है विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। आप जानते हैं जब किसी धातु पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले वह गर्म होती है और फिर वह धातु वाष्पीकृत होने लगती है। तो जो धातु है आर्क के रूप में, चिंगारी के रूप में आ जाती है, जिससे इस भट्टी का ताप 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ताप पर नाइट्रोजन में वायु की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। फिर क्या करते हैं, हम शीघ्रता से इस गैसीय मिश्रण को हम कूलर में ले जा करके ठंडा करते हैं। शीघ्रता से इसलिए ठंडा करना पड़ता है क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और साम्य अवस्था में अगर हम ताप को अगर एकदम से ठंडा नहीं करेंगे तो पश्च अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, पश्च अभिक्रिया होने लगेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड का वियोजन हो जाएगा।
तो इसके लिए हम कूलर में ले जाकर इसको शीघ्रता से ठंडा करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर गैसीय मिश्रण को हम कांच की नलियों से गुजारते हैं जहाँ पर ठंडा जल भरा रहता है। ये जल क्या करता है, गैसीय मिश्रण से ऊष्मा को ले लेता है और लेकर के यहाँ पर जो जल होता है वो वाइल करने लगता है, इसलिए इस उपकरण का नाम वाइलर दिया गया है। और गैसीय मिश्रण को 50 डिग्री सी तक ठंडा कर लेते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं। इस ऑक्सीकारक स्तंभ में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। फिर क्या करते हैं, और इस ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम अवशोषण स्तंभ में ले जाते हैं, जहाँ पर ये पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं और ऊपर से जल गिरता रहता है। ऊपर से क्या गिरता रहता है, ये जल गिरता रहता है। तो क्या होता है, जब ऊपर से जल गिर रहा है, नीचे से नाइट्रोजन ऑक्साइड जा रहा है, तो ये मिलकर के नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन बन जाता है। यहाँ पर HNO3 हमारा प्राप्त हो गया। क्या नाम है इसका, अवशोषण स्तंभ। क्या नाम है इसका, अवशोषण स्तंभ। इसका ऑक्सीकारक स्तंभ। क्या नाम है इसका, ऑक्सीकारक स्तंभ। ये है, ये इसका चित्र है। और देखें जरा, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक बार और हम इसको शीघ्रता से अध्ययन कर लें। इस विधि के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड नमी और धूल के कणों से रहित शुष्क वायु को विलोवर की सहायता से विद्युत आर्क भट्टी में भेजते हैं, जहां जल शीतित कॉपर इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे इस भट्टी का ताप 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ताप पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। अब इस गैसीय मिश्रण को शीघ्रता से हम कूलर में ले जा करके ठंडा करते हैं। अगर हम शीघ्रता से इसको ठंडा नहीं करेंगे तो साम्य अवस्था प्रभावित हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का वियोजन हो जाता है। तो हम इसको शीघ्रता से कूलर में ले जाकर ठंडा करते हैं और उसके बाद गैसीय मिश्रण को हम कांच की नलियों से गुजारते हैं, जिसमें ठंडा जल भरा रहता है। तो यहाँ जल गैसीय मिश्रण से ऊष्मा को अवशोषित करके यहाँ का जल वाइल करने लगता है, इसलिए इसका नाम वाइलर पात्र का रख दिया गया है। और गैसीय मिश्रण 50 डिग्री सी तक ठंडा हो जाता है। अब आइए, इसके बाद गैसीय मिश्रण को ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजते हैं, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर गैसीय मिश्रण को हम अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं, जहाँ ऊपर से जल गिरता रहता है। तो NO2 जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये इसकी पूरी विधि, जैसा चित्र बना है वैसा ही हमको लिखना है। ये था ओस्टवाल विधि, सॉरी वर्कलैंड आयत विधि के बारे में ये चर्चा थी। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो है ओस्टवाल विधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओस्टवाल विधि में देखें जरा क्या है, ओस्टवाल विधि। तो इसके सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी रिएक्शन ज्यों की त्यों है। यहाँ पर क्या होता है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया का NH3 होता है, वायु की ऑक्सीजन द्वारा, अमोनिया वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, प्लस के जल बन जाता है। बैलेंस करना है, H3 है, H2 है, मान लिया जाए यहाँ 3 का गुणा किया जाए, यहाँ 2 का किया जाए, N 2 हो गए, 2NO कर दिया। अब देखें O कितने हैं यहाँ पर, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 हो गए। तो 5/2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 आ गए। अगर हम समीकरण को भिन्नात्मक नहीं करना चाहते हैं तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, तो 2 दूनी 4, यहाँ का बटे 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये आ गया। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, और यह NO वायु की ऑक्सीजन द्वारा NO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, और NO2 जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल। बाकी सिद्धांत की प्रोसेस पूरी वही है। तो उसी प्रकार से बाकी विधि भी लगभग वही होनी चाहिए।
तो हम इसमें थोड़ा सा चित्र में परिवर्तन कर देते हैं, केवल यहाँ पर क्या बना देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम, क्या चाहे तो यही परिवर्तन कर दें, उत्प्रेरक कक्ष बना देते हैं। यहाँ पर हमने ये उत्प्रेरक कक्ष बना दिया, यहाँ उत्प्रेरक कक्ष है जहाँ प्लेटिनम की जालियाँ, यहाँ पर देखें ये प्लेटिनम की जालियाँ लगी हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ये किसकी जाली हैं, पीटी की जाली हैं। इस कक्ष का ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। नीचे से अमोनिया और वायु का मिश्रण, हम ऑक्सीजन का मिश्रण 1:9 में मिला करके भेजते हैं। बाकी क्या करें, बाकी प्रोसेस अगर वही भी करना चाहते हैं तो उस बर्कलैंड आयत विधि जैसा यहाँ कूलर में ले जाकर ठंडा करें, फिर गैसीय मिश्रण को हम बॉयलर में ले जा करके प्रवाहित करके ठंडा कर लेते हैं। बाकी अगर प्रोसेस चाहें तो हम सेम वही प्रोसेस है, पूरी वही प्रोसेस है, केवल अंतर कहाँ पर आया था, यहाँ पर अंतर आया था बर्कलैंड और आयत विधि में। उसमें विद्युत तापी, उसमें विद्युत भट्टी बनाई गई थी, इसमें ऑक्सीकरण कक्ष बनाया गया। करते कैसे हैं, इस विधि के अंतर्गत अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है। कक्ष का ताप 700 से 800 डिग्री सी होता है। तो इस ताप पर अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। फिर कूलर में ठंडा करके बॉयलर में प्रवाहित करके गैसीय मिश्रण को ठंडा कर देते हैं। फिर उसको ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, तो वही क्रिया होती है, NO2 बन जाता है। फिर NO2 को अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं, तो हमारा अवशोषण नाइट्रिक अम्ल का बन जाता है। ये ओस्टवाल विधि है। इस प्रकार से हमने बर्कलैंड आयत विधि और ओस्टवाल विधि दोनों विधियों का आपको अध्ययन कराया है। अब इस नाइट्रिक अम्ल के जो है हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। क्या है भाई, कल हमने शोधन इसका बता ही दिया था। अब इसके जो है रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि सबसे पहले अम्लीय प्रकृति के बारे में आप जानते हैं। नंबर 1 गुण लिखेंगे, क्या लिख दें, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, तो अम्लीय प्रकृति में क्या होगा, आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक क्षारकीय प्रबल अम्ल है। कैसे पता चला, यदि हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया क्षारों से करा दें, क्षार का क्या होता है, जैसे NaOH करा दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन गया प्लस के जल बन गया। अम्ल का जो एक हाइड्रोजन परमाणु है वो धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 है। तो मोनोबेसिक एसिड है ये, एक क्षारकीय अम्ल है ये। दूसरा है कि यह पॉइंट बता दें, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इससे यह पता चलता है कि नाइट्रिक अम्ल जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा इसका जो हम लिखेंगे गुण, मेन जो है गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। कौन से गुण हैं भाई, ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण में ए पॉइंट जो रहेगा वो अधातुओं का ऑक्सीकरण, अधातुओं का ऑक्सीकरण। अब अधातुओं के ऑक्सीकरण में क्या है जरा देखें। तो इसका जो रोमन अंक में 1 लिखेंगे कि गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, पहला पॉइंट, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखें सांद्र आंशिक समीकरण इसकी लिखी जाएंगी। सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार से टूटता है, HNO3 है, ये टूटता है NO2 में प्लस के H2O में प्लस के नवजात ऑक्सीजन में। बैलेंस करना है, H2 हो गए तो 2HNO3 हो गया, N2 हैं 2NO2 हो गया, बाकी बैलेंस है। कार्बन का सूत्र C होता है, नवजात ऑक्सीजन O हो गया, ऑक्सीकृत हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। बैलेंस करना है, वो 2 हैं तो 2 कर दिया। पूरी समीकरण को जोड़ दें तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब O से O हमारा कैंसिल हो पाएगा। क्या समीकरण बन गई, C प्लस के 2 दूनी 4, 4HNO3 हो गया। आफ्टर रिएक्शन
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया, प्लस के 4NO2 बन गया, प्लस के 2H2। अब आगे वही भाषा जो हम बोले थे कि गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और NO2 में अपचयित हो जाता है। ये आंशिक समीकरण है, जोड़ करके उसको बैलेंस बना दिया गया है। दूसरा इसका जो अधातु का ऑक्सीकरण में है कि गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को, तो पहली रिएक्शन वही लिखी रहेगी, फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल की तो यही होगी रिएक्शन, फास्फोरस का P प्लस के नवजात ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है P2O5 में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2P 5O। यहाँ अभी ये 2 काट दिया जाए, जितने का गुणा होगा वो कर दिया जाएगा। और यह P2O5 जो है जल को अवशोषित करके आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना H3PO4। बैलेंस करना है, P कितने हैं 2, तो 2H3PO4 हो गया, H 6 हो गए, 3H2O हो गया, बाकी बैलेंस है। क्या किया जाए, 5 का यहाँ गुणा कर दिया जाए, O से O कैंसिल हो गया, P2O5 से P2O5 कैंसिल हो गया, तो क्या समीकरण बन गई 2P प्लस के 5 दूनी 10HNO3। आफ्टर रिएक्शन 2H3PO4 प्लस के 10NO2 प्लस के 2H2O। क्यों बना 2H2O, यहाँ 5H2O बन गए थे, 3 इस तरफ हैं, ये उस तरफ जाके घट गए तो 2H2 बचा। अब हम भाषा बोलेंगे, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, क्या होता है जब फास्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। अगला जो इसका ऑक्सीकारक गुण है वो देखें, पहली रिएक्शन यही लिखी रहने देंगे कि गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो सल्फर का सूत्र S प्लस के O, तो पहले पद में SO2 बनता है। क्या बनता है, SO2। तो SO2 को बैलेंस करना है तो 2 आ गए, लेकिन यह SO2 क्या करती है कि फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 में ऑक्सीकृत कर देती है। तो हम चाहें तो अगर हम इस 2 समीकरण को जोड़ दें S प्लस के 2O, तो क्या बन गया SO2। पहले इन दोनों को जोड़ दें तो SO2 से SO2 कट गया, S प्लस के 3O, तो क्या बन गया SO3। तो डायरेक्ट SO3 नहीं बनता, पहले SO2 बनता है, बाद में SO2 SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। चाहे तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसको लिख दें 3O, तो ये SO3 बन गया है। और SO3 जो है जल को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते, H2SO4 बन जाता है। चाहे तो हम इस समीकरण को दोनों को मिटा दें, क्योंकि इकट्ठी समीकरण इसकी लिख चुकी है। कितने O हैं 3, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, SO3 से SO3 कट गया, O से O कट गया, क्या आ जाएगा S प्लस के 6HNO3। आफ्टर रिएक्शन H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस के H कितने H2O हो जाएंगे 2H2O। जी आगे समीकरण, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। अब एक और है इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, आयोडीन से क्रिया। किससे क्रिया, नाइट्रिक अम्ल की आयोडीन से। तो देखें जरा, जब नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो I2 प्लस के नवजात ऑक्सीजन, तो बनता आयोडीन पेंटॉक्साइड I2O5। बैलेंस करना है, I तो 2 है तो 2 है, O कितने हैं 5, तो 5O हो गया। और यह I2O5 जो है जल को अवशोषित कर लेता है, तो आयोडिक अम्ल बनता HiO3। बैलेंस करना है, I 2 है तो 2 कर दिया, कितने का गुणा करना पड़ा 5 का, O से O कैंसिल, I2O5 से I2O5 कैंसिल, क्या हो गया I2 प्लस के 10HNO3। आफ्टर रिएक्शन 2HiO3 प्लस के 10NO2
प्लस के 4H2O। जी आगे रिएक्शन कि गर्म तथा शांत नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को आयोडेक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ये थी रिएक्शन, ये अधातुओं के ऑक्सीकरण में थी रिएक्शन। अब हम ये हो गया, इतना आज आपको हम अध्ययन कराएंगे कि अधातुओं के ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट कल देखेंगे धातुओं के ऑक्सीकरण में, और ये इतना आज आपको अध्ययन कराया गया है।